चुड़ैल का जामुन हाथी। सांझ की सुनहरी बेला के बीच लगा हुआ अल्हड़ गांव का बाजार, जहां अनेकों फलों के विक्रेता कतार में खड़े हैं। आओ आओ ग्राहकों, ले जाओ मीठे फल, लीची है, आम है, सस्ता एकदम दाम है। मगर फल वाले भाई, तेरे ठेले पर तो मौसम की जान मौजूद ही नहीं है। क्या मतलब? हाँ, मतलब सावन भादो के सुनहरा मौसम में जौने फल के ठेला पर जामुन नहीं, वो काहे का फल व्यापारी। दोनों में जामुन का जिक्र ही चढ़ा था कि देखते ही देखते सावन का सुहाना मौसम काले बादलों से घिर जाता है और बारिश की बौछार पड़ती है। एकाएक चुड़ैल एक भयानक भूतिया हाथी पर लादे जामुन के संग बाजार की ओर बढ़ती हुई कहती है, जम्बू, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, आज हमको अपने जामुन बेचना है। हाथी के हर एक बढ़ते कदम के साथ जमीन डील डॉल करने लगती है। इसी दौरान भरे बाजार में अफरा तफरी मच जाती है और चुड़ैल खिसिया कर कहती है, अरे जम्बू, जल्दी करो, अगर ये भाग गए तो हमारे जामुन कौन खरीदेगा। देखते ही देखते पूरा बाजार खाली हो जाता है, मगर हरिया चुड़ैल की चंगुल में फंस जाता है। फंस गया। क्यों रे, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, मुझसे बचकर कहाँ भाग रहा था? अगर घर जाना चाहता है तो चुपचाप से मेरे जामुन खरीद ले। हम कहे था छोड़ दे चांडाल चुड़ैल, या तुहार चालबाज चुड़ैल की छली बातों में नहीं आवेला। तो अब देख कैसे आज मैं तेरे सर की हरियाली नोचकर तुझे इस जमीन में दफन करती हूँ। चुड़ैल गुस्से से अपनी खूनी दांत पीसते हुए उसकी गर्दन धड़ से अलग करके आगे बढ़ती है। काले काले जामुन ले लो, मीठे रसीले जामुन ले लो। पूरा बाजार खाली हो चुका है, लगता है आज मुझ चुड़ैल के जामुन नहीं बिकने वाले। एकाएक चुड़ैल की निराश निगाहें फलों के ठेले के नीचे छिपे मनोहर पर पड़ जाती हैं। चुड़ैल अपने खूंखार हाथों से उसे बाहर निकाल कर कहती है, धप्पा। तुझे क्या लगा तू चूहे की तरह बिल में दुबक जाएगा और मैं तुझे खोज नहीं पाऊंगी? चुड़ैल हूँ मैं, ऐसे नहीं तो छलायन चुड़ैल का भेष धरकर तुझे पकड़ लूंगी। मनोहर चुप्पी साधकर चुड़ैल की बात सुनते हुए मन में कहता है, मनोहर, तुझे पल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। माँ ने मुझे एक बार बताया था कि चुड़ैल के सामने गुनगुनाने से वो इंसान के चंगुल में फंस सकती है। शमशान घाट के मुर्दे कौन सी खिचड़ी पका रहा है तू अपने मन में? अरे चुड़ैल जी, अब क्या बताऊं, आपकी इस अदा पर ये नाचिस फिदा ही हो गया है। आपकी तारीफ में एक गाना हो जाए। आजा पिया के बाजार में, आजा आजा स्कूटी से नहीं तो कार से आजा, सात समंदर पार से आजा। चालाक चुड़ैल मनोहर की भावनाओं को झट से भांपकर कहती है, तेरे गीत की गुनगुनाहट से मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। या तो तू मेरे जामुन खरीदेगा या फिर जान से जाएगा। मैं खरीदूंगा तुम्हारे जामुन, कम से कम उससे मेरी जान तो बच जाएगी। मनोहर चुड़ैल के सभी जामुन मोल लेकर उसे पैसे दे देता है और चुड़ैल कहती है, अच्छा है जो तूने बाकी मंदबुद्धि मानव जैसे हरकत नहीं की। तूने मेरे जामुन खरीद लिए, अब मेरे हाथी जंबो की पीठ भी एकदम खाली हो गई। अगले ही पल चुड़ैल वहां से गायब होकर अल्लड़ गांव में लौट जाती है और एक गांव के अंतिम छोर में फंसे बूढ़ी जमुना के पास दस्तक देकर कहती है, देखो माँ, मैंने सारे जामुन बेचकर ये पैसे जोड़े हैं। इससे पहले कि तुझे कोई मेरे संग देखे, चंदा चली जा यहाँ से। चुड़ैल झट से जमुना की बात मानकर अपने भूतिया हाथी पर सवार होकर जंगल आ जाती है, जहाँ चारों ओर जामुन के अनेकों पेड़ लगे हुए थे। ऐसे ही हर एक दिन गुजरता जा रहा था। चुड़ैल जिस जंगल में रहा करती थी, वहीं से जामुन तोड़कर उन्हें कट्टों में भरकर भूतिया हाथी पर लाद कर बाजार में बेचा करती थी। जिसे जो पैसे आते वो अपनी बूढ़ी बेबस माँ को देती थी। मगर चुड़ैल की चल रही जामुन की बिक्री गांव में ज्यादा दिन नहीं छिप पाती। एक सांझ गांव के लोग मैदान में जमा होकर उसी चुड़ैल के विषय पर चर्चा कर रहे थे। अरे मालिक, मैंने तो उस चुड़ैल की मार धर अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखी थी। वो एक भयानक भूतिया हाथी पर सवार होकर बाजार में आधम की थी। जैसे तैसे मैंने उसका जामुन खरीद कर अपनी जान बचाई। खबर एकदम पक्की है हुजूर। कल देर शाम जब मैं जामुन के डाल से भरी जंगल की लकड़ियां लेकर लौट रही थी, तो मैंने एक हाथी के चिंघराने की आवाज सुनी।
और उसी के साथ उस चुड़ैल को जामुन के पेड़ पर उछल कूद करते देखा था। वो तो गनीमत है जो मैं उस चुड़ैल के चंगुल से बच निकली। मृत्युंजय सभी की बातों को तोल मोल करके मुख्य मुद्दे पर पहुंचकर अल्लड़ के निवासियों के संग जमुना के घर आकर कहता है, अरे मालिक, आप यहाँ, कोई खास खबर? अरे भोली बनने का ढोंग बंद करो जमुना। गांव के जर्रे जर्रे जिस चुड़ैल के खौफ से जूझ रहे हैं, वो चुड़ैल तुम्हारी बेटी चंदा है। मृत्युंजय जैसे ही जमुना के ऊपर ज्यादती करता है, चुड़ैल अपने भूतिया हाथी के साथ गांव में दस्तक देते हुए अपनी खूनी बड़ी आंखों से सभी को डरा कर कहती है, तुम कीड़े मकोड़ों की मजाल कैसे हुई मेरी माँ को सताने की? मरेगा आज ये मृत्युंजय मरेगा, और इसके संग संग तुम सब भी मरोगे। आगे बढ़ो जम्बू और दफन कर दो इनको इस जमीन में। भूतिया हाथी भयानक तौर से चिंघाड़ते हुए लोगों को सूंड से उठाकर इधर उधर पटकने लगता है। तभी आसमान से हल्की बूंदाबांदी होना शुरू होती है। चुड़ैल आकाश की ओर हाथ उठाकर कहती है, ये बारिश की बूंदे इसी पल जामुन में बदल जाओ। चुड़ैल के एक इशारे पर बूंदे काले जामुन में बदलकर लोगों पर गिरने लगती हैं। वो खूनी जामुन जिसके ऊपर भी जाकर गिरता, वो तड़पते हुए कहता, अरे ये कैसे जानलेवा जामुन है? जमुना, रोको इसको वरना हम मर जाएंगे। रुक जा चंदा, अपनी माँ के वास्ते। चुड़ैल कुछ क्षण को शांत होती है, फिर फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देख केसरी कहती है, चंदा, हमें बताओ आखिर तुम चुड़ैल कैसे बनी? अल्हड़ गांव की जमीन पर जानलेवा जामुन का क्या किस्सा है? तकरीबन 6 महीने पहले की वारदात है, जब मैं जंगल से जामुन तोड़कर उन्हें अपने हाथी पर सवार करके उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरा करती थी। चंदा, कल मृत्युंजय आया था। उसने कहा है कि क्या कहा उसने माँ? उसने कहा है कि तू बाजार में जामुन बेचना छोड़ दे, वरना वो हमें इस गांव से निकाल फेंकेगा। माँ, मैं जानती हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो हमेशा से नहीं चाहता कि हम गरीब उनसे आगे बढ़े। उसी पल मृत्युंजय वहाँ आकर कहता है, अरे वाह चंदा, तू तो बड़ी चंट निकली। कोई मेरे बुलंदी तक पहुँचे उससे पहले मैं उसके पर काट देता हूँ। आजकल तेरी धड़ाधड़ कमाई हो रही है, मगर जिस जमीन से तू ये जामुन तोड़कर लाती है वो मेरे हक में है। वो जमीन हमारी पुश्तों की है, न कि तुम्हारी। मैं बेशक कम पढ़ी लिखी हूँ, मगर निरक्षर नहीं, जो तुम मेरे पुश्तों की जमीन हथिया लोगे। उस रोज गुस्से में बौखलाया मृत्युंजय हवेली में बैठा कहता है, अगर मैं किसी तरह इसके हाथी को पागल दिवालिया साबित कर दूं, तो लोग उसे मारकर मेरा रास्ता साफ कर देंगे। मृत्युंजय पूरे गांव में झूठी अफवाहें फैलाता है। सभी उसके भड़कावे में आकर उस पे पथराव करते हैं। अरे रुक जाओ, मत मारो मेरे जम्बू को। यह हाथी गांव की खातिर खतरा बन गया है। ऐसा कहकर मृत्युंजय हाथी पर बंदूक तान देता है। जैसे ही चंदा हाथी के बचाव में बढ़ती है, गोली उसके आर पार होकर जम्बू को भी भेद देती है। मेरी मौत तो हो गई, मगर माँ की चिंता में मैं मुक्त नहीं हो सकी और जामुन बेचकर अपनी माँ का पेट भरने लगी। मगर आज मैं इस मृत्युंजय को मार डालूंगी। चुड़ैल और हाथी मिलकर मृत्युंजय को मारकर अपना बदला पूरा करते हैं। चंदा, अब ये दुनिया तुम्हारी नहीं, तुम्हें अपनी दुनिया में लौटना होगा। हम वादा करते हैं जमुना काकी का भरसक ख्याल रखेंगे। मृत्युंजय से मेरा इंतकाम और मेरी माँ का पुख्ता इंतजाम आज पूरा हुआ। मैं मेरी आत्मा को अपनी स्वेच्छा से मुक्त करती हूँ। अलविदा। इस तरह चुड़ैल अपने भूतिया हाथी के साथ सदा के लिए अल्लड़ से ओझल हो जाती है। मालगाड़ी पर चुड़ैल का कब्जा। सलोनी और वरुण स्टेशन जाने के लिए निकल चुके थे। दोपहर के 2 बजे वो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी स्टेशन पर जैसे ही मालगाड़ी आती है, वैसे ही मौसम का रुख बदलकर काला आसमान हो जाता है। ये देखकर लोग अचंभित होकर कहते हैं, अरे भला ये मौसम कैसे बदल गया? ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बज रहे हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर ये हुआ कैसे? अरे गॉड नोज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। तभी स्टेशन पर तेज आंधी चलने लगती है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं मालगाड़ी में से कुली बोरी उठाकर जब ले जा रहे थे, तो उसमें से खून टपक रहा था। ये देखकर सलोनी डर जाती है और कहती है, बचाओ बचाओ, खून खून, हटाओ उसे यहाँ से। सलोनी, सलोनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम घबरा क्यों गई हो? वो देखो, वो रहा, वो कुली उन मालगाड़ी से जो बोरी निकाल रहा है, उससे खून निकल रहा है। सलोनी के कहने से जब वरुण उन बोरियों की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता।
सलोनी, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तुम पानी पियो, वैसे भी हमारी ट्रेन को आने में आधा घंटा है। ठीक है। मालगाड़ी से जब सारा सामान उतर जाता है तो ट्रेन चालक कुलियों से कहता है, अरे भाई, तुमने सारा सामान उतार दिया ना यहाँ पर? हाँ साहब, सारा सामान उतार दिया, बस एक बोरी बची है। ठीक है, उस बोरी को भी वहां से उतरवा कर वहीं रखवा दो और अगले स्टेशन पर दूसरे अनाज की बोरियां रखवानी है, जल्दी करो। जी साहब। ट्रेन चालक की बात सुनकर जब वो कुली उस मालगाड़ी से आखिरी बोरी उतारने जाता है तो एक बूढ़े व्यक्ति को उस कुली के कंधों पर एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जिससे वो बूढ़ा व्यक्ति डर जाता है। अरे अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे एक चुड़ैल कुली के कंधे पर बैठी है। अरे बचाओ बचाओ, इस स्टेशन पर भूतनी और चुड़ैल है। लगता है तूने मुझे देख लिया, आ रही हूँ मैं तेरे पास। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई मुझे, अरे मेरे पास चुड़ैल आ रही है। वो बूढ़ा व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर आसपास के लोगों को बताता है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता, क्योंकि किसी को कोई चुड़ैल दिखती ही नहीं। ये सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति को दिख रही थी और इतने में वो चुड़ैल उस बूढ़े व्यक्ति का गला काटकर मार डालती है। मौजूद लोग उसकी मौत देखकर अचंभित हो जाते हैं। अरे ये हमसे क्या हो गया? वो बूढ़ी बाबा हमें बुलाए जा रही थी और हम किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसका मतलब सच में इस जगह कोई बुरी शक्ति है। तुम सही कहती हो बेटा, चलो चलते हैं। उसके ये कहते ही आसपास के लोग भागने लगते हैं। वहीं चुड़ैल उस कुली के पास जाती है जहां वो बोरी उठाकर अपने कंधे पर रखता है। इतने में उस मालगाड़ी का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और उस मालगाड़ी की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। ये देखकर वो कुली डर जाता है और घबरा कर कहता है, ये क्या हो रहा है अचानक से? अरे अभी तो गाड़ी की लाइट सही थी, अब ये जलने बुझने क्यों लग गई और दरवाजा भी बंद हो गया। खोलने की कोशिश करता हूँ। ये कहते ही कुली मालगाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं खुलता। तभी चुड़ैल कहती है, पूरी जान लगा देगा, तब भी तुझसे ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन है यहाँ जो मुझे जाने नहीं दे रहा? अरे खोलो इसे। मुझसे इंट्रोडक्शन करना चाहता है तो ले, मैं आ गई। चुड़ैल, अरे छोड़ दो मुझे जाने दो। क्यों मुझे यहाँ बंद कर दिया है? अरे मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे जानते हो ना। ओहो, अब भी नहीं पहचाने क्या? चलो मैं याद दिलाती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल उसे कुछ ऐसा बोलती है जो उस कुली को याद आ जाता है और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकते हो? हमने तो तुम्हें ठिकाने लगा दिया था। नहीं, तुम वो नहीं हो, जरूर कोई मजाक कर रहा है। हमारे साथ बताओ कौन मजाक कर रहा है, कौन हो तुम? मेरे पास क्या एक यही काम है कि तुझे मैं यकीन दिलाते फिरूं? मारने आई हूँ तुझे, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही चुड़ैल बेरहमी के साथ उसे मार देती है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी जिसे देखकर ये कुली डर जाता है और क्यों वो उसे मार देती है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही स्टेशन पर मौजूद वो लोग जो चुड़ैल की हरकतों को महसूस कर पा रहे थे, चुड़ैल उन्हें भी मार डालती है। और जब मालगाड़ी दूसरे स्टेशन पर जाती है तो चुड़ैल वहां के मालगाड़ी में सामान रखने वाले कुलियों को भी मार डालती है। अगले दिन मालगाड़ी जब उसी स्टेशन पर वापस आती है तो उसे दो कुली रमेश और नरेश दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें भी मालगाड़ी में बंद कर गुस्से से पटकती है, उन्हें लाइट बंद करके डराती है, फिर सामने आकर कहती है, तो कैसे हैं आप लोग? ये डेकोरेशन अच्छी लगी, मेरा मतलब है लाइटिंग। तुम डरे तो नहीं लाइट जलने बुझने से? तुम वापस कैसे आ सकते हो? हमने तो तुम्हें मार दिया था ना? हाँ, मार दिया था, इसीलिए अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। और अब तुम्हें मैं इसी तरह मारूंगी जैसे तुमने मुझे मारा था। देखो हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो जाने अनजाने में हमसे हो गया था। मुझे माफ कर दो, हमें छोड़ दो। मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते ही सुरेश उस मालगाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर उससे नहीं खुलता। मालगाड़ी में कोई शीशा नहीं था जो वो बाहर के लोगों से मदद मांग सके, इसलिए वो पास से लोहे की रॉड से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों भाग जाते हैं। ये
कैसे खुल गया इनसे ये दरवाजा? मार डालूंगी इन्हें। ये बोलते ही चुड़ैल उन्हें पकड़ने के लिए भाग जाती है। वो दोनों कुली भी पब्लिक में जाकर छुप जाते हैं। प्लीज, अरे प्लीज प्लीज हमें बचा लीजिए। हम लोग को बचा लीजिए, वरना ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे क्या चुड़ैल? हाँ हाँ, प्लीज हमें बचा लीजिए। कहाँ छुपे बैठे हो डरपोक लोग? पल्लों की आड़ में, औरतों के पीछे क्यों छुप रहे हो? सामने आओ, जैसे उस दिन सामने आए थे। अगर कोई भी उन दोनों को बचाएगा तो मैं उसे भी मार डालूंगी। अरे तुम उन मासूम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? इन दोनों ने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला था, इसीलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उस दिन की बात है, मैं बहुत गरीब थी। अपने बच्चों के लिए जैसे तैसे मुझे कुली की नौकरी मिल गई और मैं काम करने लग गई। जैसे तैसे बोरी उठाकर मालगाड़ी से सामान उतार लिया करती थी। तभी ये तीनों कुली मेरे पास आए। अरे भला किसी नाजुक कमसिन औरत पर ये बोरी उठाने वाला काम शोभा देता है क्या? और क्या, क्यों कर रही हो ये नौकरी? अच्छा खासा मैंने अपने दोस्त के लिए बात कर ली थी, लेकिन अधिकारियों ने इसको काम पर रख लिया और मेरा दोस्त रह गया। बेहतर होगा तुम ये नौकरी छोड़कर चली जाओ। देखिए, ये काम मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मजबूरी में। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ नौकरी मिली है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। अरे ये ऐसे नहीं मानेंगी, चलो। ये बोलकर तीनों चले जाते हैं। रात के समय स्टेशन पर कोई भी नहीं था। शालू बचा हुआ सामान मालगाड़ी में रख रही थी। तब तीनों आकर मालगाड़ी को बंद कर देते हैं और जोर जबरदस्ती करके उसे मार डालते हैं। शालू के मरने से तीनों डरकर उसकी लाश को मालगाड़ी की बोरी में ही डाल देते हैं, जिससे किसी को भी उन पर शक न हो, और मरने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है। तब से मेरी आत्मा उस मालगाड़ी में भटक रही है। जब तक मैं इनको नहीं मार लेती, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे इन दोनों कुलियों ने इस लड़की के साथ बहुत नाइंसाफी की है। पकड़ो इन्हें और मारो। नहीं, ये मेरे शिकार हैं, मैं ही इन्हें मारूंगी। ये कहते ही चुड़ैल बेरहमी के साथ उन दोनों को मार डालती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अब शगुनी चुड़ैल बहू। हरिपुर गांव में आज शादी का माहौल है। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ भाड़ थी। कमरे में बैठा प्रवेश दूल्हे के जोड़े में खुश होकर गुनगुनाते हुए कहता है, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। प्रवेश जैसे ही चेहरे को शीशे में देखता है तो उसे अपने पीछे एक भयानक सी चुड़ैल दुल्हन के लिबास में सजी धजी दिखाई पड़ती है, जो उसे कहती है, अरे वाह मेरे राजा, तेरे सर पर ये सेहरा तो बड़ा जच रहा है। चुड़ैल, अम्मा, काकी, बचाओ मुझे, मेरे कमरे में चुड़ैल घुस आई है। अपनी होने वाली दुल्हन से इस कदर कौन डरता है भला? चलो आज हमारी शादी है। शादी? वो भी एक चुड़ैल से? दूर हटो मुझसे, तुमसे शादी जिंदगी की बर्बादी से कम नहीं होगी। ये बोल कर तूने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। तू तो गया, अब न दूल्हा रहेगा न शादी होगी। नहीं, मुझे मत मारो। मेरी सौम्या दुल्हन के लिबास में मेरा इंतजार कर रही है। उसकी फिक्र मत कर, तेरी आरती उठाने के बाद मैं उसकी भी डोली सीधे यमलोक पहुंचा दूंगी। चुड़ैल प्रवेश के लाख मिन्नतों के बाद भी उस पर रहम नहीं करती और उसे अपने गुस्से का शिकार बनाकर जान से मार डालती है और वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद शादी के उस घर में मातम छा जाता है और गोमती रोते हुए कहती है, हाय दैया, कौन हमार लला को पीला कर दिया रे। कितना कह रहे कि बिटवा ब्याह नहीं कर, वरना वो चुड़ैल शगुन की घड़ी को मातम में बुला दी। बेटे को खोने के गम में गोमती बिलक बिलक कर रोती है और चुड़ैल खूब खुश होकर कहती है, इनके आज मेरे कलेजे को कितना सुकून दे रहे हैं। वक्त गुजरने के बाद एक बार फिर गांव में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और हल्दी में लिपटा हुआ मनोहर अपने कमरे में आकर कहता है, अब और इंतजार नहीं होता। कल कितना सुंदर लगूंगा मैं जब मेरे सिर पर सेहरा, गले में माला और दूल्हे की शेरवानी होगी। दूल्हा तो दुल्हन मैं बन जाऊंगी, तुझको अपने साथ लेकर उड़ जाऊंगी।
चुड़ैल के गुनगुनाने की आवाज जैसे ही मनोहर के कान में पड़ती है, वो चारों तरफ देखते हुए कहता है, कौन है यहाँ पे? छत से लटकी तेरी दुल्हन, तू जल्दी से मेरा दूल्हा बन। मुझको सजन जी माफ कर देना, तेरी आने में हो गई। मनोहर जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे छत से लिपटी एक चुड़ैल दिखती है, जो नीचे आकर उससे कहती है, कैसी लग रही है तुम्हारी दुल्हन? चुड़ैल और मेरी दुल्हन नहीं, कभी नहीं बनेगी। क्यों, क्या कमी है मुझ में? माना कि मेरा चुड़ैल वाला ब्राइडल थोड़ा अलग है, पर मैं इतनी भयानक भी नहीं लग रही। चलो आज हमारी शादी है। दूर हटो मुझसे, क्यों डरा रही हो मुझे? आज मेरी शादी है। वही तो, आज हमारी शादी है। या तो हमारी शादी या फिर तुम्हारी इस दुनिया से सदा सर्वदा की आजादी। मनोहर चुड़ैल से खुद के बचाव के लिए फुर्ती से दरवाजे की तरफ भागता है और चुड़ैल कहती है, बाहों में चिड़िया हो हमसी सनम क्या पर्दा हो हमसी सनम क्या पर्दा। तुमने इस चुड़ैल का दिल दुखाकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरी बात को टाला, इसीलिए अब तुम्हारा मरना तय है। और अब तुम्हें मुझसे ना कोई फरिश्ता बचाएगा और ना ऊपर वाला। चुड़ैल बेरहमी से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है और हंसी के ठहाके लगाते हुए कहती है, जो डर गया सो मर गया। अब जैसे ही इस दूल्हे की लाश सभी जिंदे देखेंगे तो रोना पीटना शुरू कर देंगे, और वो आवाज जैसे ही मेरे कानों में गूंजेगी, ओए होए क्या सुकून मिलता है। चुड़ैल लगातार एक के बाद एक दूल्हा बने युवकों को मौत के घाट उतार दिया करती थी, जिसके बाद गांव का कोई भी युवक अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाने से डरने लगा था। इस तरह चुड़ैल की दहशत पूरे गांव में फैल चुकी थी, जिससे निजात पाने के लिए बसे हुए संपूर्ण गांव के मुख्य सरपंच उन सबको एकत्रित करके उनसे कहते हैं, गांव वालों, उस लुटेरन चुड़ैल के कारनामे अब हम सभी से छिपे नहीं हैं, पर अब हमें सिर्फ पता ये लगाना है कि आखिर वो मौत का खेल क्यों खेल रही है। सरपंच जी, वो चुड़ैल शादी विवाह के शगुन भरे मौके पर ही गांव में दस्तक देती है, इसीलिए उसको जाल में फंसाने के लिए शादी का झूठा स्वांग रचाना होगा। एक बार फिर से पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दो, ताकि वो चुड़ैल गांव में आए। सभी गांव वाले चुड़ैल के खिलाफ षड्यंत्र रचकर शादी का मंडप और धूम धड़ाका शुरू करते हैं और एक सिद्ध बाबा को गांव में ले आते हैं। तभी रात होने के साथ वो चुड़ैल गांव में दस्तक देती है और कहती है, तुम गांव वाले बाज नहीं आओगे ना? आज मैं इस गांव के सभी कुंवारों का नामो निशान मिटा दूंगी। जब कोई बचेगा नहीं, फिर यहाँ शादी ब्याह का माहौल भी नहीं होगा। खबरदार, जो तूने किसी को छूने की नाकाम कोशिश की तो मैं तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा चुड़ैल। अच्छा, तो तुम सब गांव वालों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। देखो सेठ बाबा, 4 दिन की जिंदगी बची है तेरी, उसे जी भर के जी ले। क्यों खाली पीली मरना चाहता है? बता, क्यों तू शादियों में विघ्न डालकर दूल्हों को मौत की नींद सुलाती है? मुंह खोल, वरना मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। चुड़ैल और बाबा में घमासान युद्ध छिड़ जाता है और चुड़ैल हार मानकर घुटने टेक देती है और कहती है, मैं सब कुछ बताती हूँ। श्यामपुर गांव में रहने वाली साधना अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके जन्म के साथ पिता चल बसे, जिस कारण गांव के लोग उसे अपशगुनी कहकर पुकारते थे। आज गांव में शादी का माहौल है। साधना भी तैयार होकर शादी में पहुंचती है, जहां निर्मला उसे जली खोटी सुनाते हुए कहती है, अरे, इस शगुन के अवसर पर अपशगुनी को किसने आमंत्रण दिया? इसके कदम अशुभ है। काकी माँ, मैं अपशगुनी नहीं हूँ, मुझे अपशगुनी न कहिए। अरे, बंद कर अपनी काली जुबान। अरे, जन्म लेते ही अपने बाप को खा गई, अपशगुनी है तू, चली जा यहाँ से। साधना रोते हुए घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, गाँव वाले मुझे अपशगुनी कहकर क्यों पुकारते हैं? आप तो जानते हो ना कि मुझे शादी ब्याह कितना पसंद है। उनकी बातों को दिल से ना लगा गुड़िया, शगुन अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, और अब वक्त आ गया है तेरे भी हाथ पीले हो जाएं। कुछ ही महीनों में साधना का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो जाता है और वो शीशे के सामने खड़ी होकर शर्माते हुए कहती है, मैंने बचपन से ही सिर्फ अपनी शादी का सपना देखा था,
और कल वो सपना साकार होने जा रहा है। बस भगवान कल कोई भी अपशगुन न होने पाए। अगले दिन सूरज उगने के साथ घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं और शाम होने के साथ कमरे में दुल्हन बनी बैठी साधना आंखों में सपने लिए बारात के आने का इंतजार करती है। तभी 4 कंधों पर उसके होने वाले दूल्हे की अर्थी आकर रुकती है और दूल्हे की माँ उसे कोसते हुए कहती है, अरे डायन, तू सच में अपशगुनी है, मेरे बेटे को खा गई। बेड़ा गर्क हो तेरा। माँ, ये क्या हो गया? तू सच में अपशगुनी है। सही कहते हैं गांव वाले, तेरे जन्म ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। जाकर मर जा कलंकनी। अपनी माँ से भी अपशगुनी शब्द साधना के दिल पर गहरी चोट देता है और वो अपशगुनी शब्द का बोझ लेकर आत्महत्या कर लेती है और मरते समय बोलती है, जिस तरह मेरा दूल्हा शादी के घड़ी मारा गया, आज के बाद यहाँ कोई भी विवाह का सुख नहीं दिखेगा। मुझे खुशी नहीं मिली तो अब किसी को भी नहीं मिलेगी। होता वही है जो नियति में लिखा होता है। उसकी मौत ऊपर वाले की होनी थी, उसमें तुम्हारा दोष नहीं था। जाओ साधना, तुम्हारा प्यार तुम्हारी राह देख रहा होगा। चुड़ैल मन में अपने मृत दूल्हे की छवि को खोजकर पंच तत्व में विलीन हो जाती है और गांव को अपशुगनी चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। चुड़ैल की चूड़ियां। रात का समय था। जंगल के अंधेरों को चीरते हुए एक आदमी दौड़ते हुए चिल्ला चिल्ला कर गांव की तरफ भाग रहा था। बचाओ, कोई है? वो मुझे मार देगी, मेरी हेल्प करो। वो आदमी मदद की गुहार लगाते हुए भाग रहा था और पीछे से भेड़िए की आवाज आ रही थी। वो आदमी भाग रहा था और उस आदमी के पीछे कोई जानवर या इंसान नहीं, बल्कि 2 चूड़ियां थी। वो चूड़ियां चमकती हुई हवा में उड़ रही थीं। उस चूड़ियों से बचते हुए वो आदमी भाग रहा था और मदद की गुहार भी लगा रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो चूड़ी अचानक ही उस आदमी के आगे आ जाती है और उस चूड़ी को देखकर वो आदमी रोते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? उसकी ये बात सुनकर वो चूड़ी और ज्यादा चमकने लगती है, जिसके बाद उस चूड़ी में से एक जादू होता है और उस जादू में से तेज रोशनी निकलकर उस आदमी के ऊपर पड़ती है। जैसे ही वो रोशनी उस आदमी पर पड़ती है, वैसे ही वो आदमी धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। इस तरह कुछ समय बाद वो आदमी सड़कर नीचे गिर जाता है और उस चूड़ी में से चीख चीख कर हंसने की आवाज आती है। अचानक ही वो हंसने की आवाज बंद हो जाती है, साथ ही वो चूड़ी भी गायब हो जाती है और अगली सुबह उस आदमी की सड़ी हुई लाश चील कौवे खाने लगते हैं। कुछ महीनों बाद मुंबई शहर में कुछ लोग एक हॉरर मूवी बनाने की सोच रहे थे कि तभी वहाँ के डायरेक्टर मोहिनी के पास एक कॉल आता है। मोहिनी फोन उठाती है और बोलती है, हाँ शीतल, तुम्हें कोई हॉरर प्लेस मिला या नहीं? हाँ मोहिनी मैम, वैसे मुझे और विकास को कांचीपुरम गांव में एक हॉरर प्लेस मिला तो है। ये बिल्कुल देखने में भूतिया लग रहा है। यहाँ पर अगर हम अपनी मूवी रिकॉर्ड करेंगे तो शायद हमारी मूवी सुपर डुपर हिट हो जाए। कांचीपुरम? ये कौन सी जगह है? मुंबई में तो ये नाम कभी नहीं सुना। हाँ मैम, ये प्लेस मुंबई में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। हम लोगों को शूट करने के लिए तमिलनाडु में आना पड़ेगा और यहाँ पर इस भूतिया महल के सामने एक नदी भी है। हमें हमारा बीच भी बहुत अच्छा मिल गया है। ओके डन, मैं कल अपनी पूरी टीम को लेकर तमिलनाडु आ रही हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देती है और अगली सुबह मोहिनी की टीम तमिलनाडु में कांचीपुरम पहुंच जाती है, जहां वो अपना हॉरर स्पॉट देखने लगती है। वो महल सच में एक डरावना महल लग रहा था, क्योंकि वो महल जंगल के बीचों बीच था। ये देखकर मोहिनी बोलती है, वाह शीतल, तुमने तो बहुत ही अच्छा हाउस देखा है। हम अपनी मूवी का नाम हॉरर हाउस रखेंगे। सभी लोग वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं और रात के 12 बजे वो सभी शूटिंग के लिए नीचे आते हैं। कैमरामैन अपनी जगह पर होता है, डायरेक्टर मोहिनी अपनी जगह पर और हीरो हीरोइन कैमरे के आगे एक्टिंग कर रहे होते हैं। विशाल, विशाल, वहाँ पर कोई खड़ा था, मैंने अभी देखा। कहाँ पर जानू? मुझे तो वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तुझे दिखाई नहीं दे रहा था ना, अब दिखेगा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? उधर देखो, कोने में वहाँ कोई है।
हीरो हीरोइन के कहने पर आगे बढ़ता है और उस कोने को गौर से देखने लगता है कि तभी उसे किसी का भयानक चेहरा दिखाई देता है, जिसके बाद अचानक उसे धक्का लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, बचाओ बचाओ, कट कट, अरे कैमरा बंद करो, मुझे कोई मूवी में हीरो का रोल नहीं करना। कैमरामैन कैमरा बंद कर देता है और मोहिनी उठकर विशाल से बोलती है, ये क्या बकवास थी विशाल, तुम इस मूवी के हीरो हो और तुम एक हॉरर मूवी बना रहे हो, तुम हर सीन में अपनी बकवास नहीं डाल सकते। लेकिन मोहिनी मैम, मुझे सच में वहाँ पर कोई दिखा था। विशाल और मोहिनी आपस में बात कर रहे थे और उन दोनों की बात सभी टीम वाले सुन रहे थे कि तभी हीरोइन, जिसका नाम जैस्मिन था, वो अचानक ही हवा में उड़कर उल्टी लटक जाती है और खूब जोर से हंसने लगती है। उसकी इस भयानक हंसी को देखकर सबकी नजर अब जैस्मिन पर ही अटक गई थी। ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ पर एकदम सन्नाटा फैल जाता है। उन सभी को शांत खड़ा देख जैस्मिन हवा में गोल गोल घूमने लगती है और अचानक ही उसके सामने चमकती हुई चूड़ियां आ जाती हैं और वो चूड़ी अपने आप जैस्मिन के हाथ में घुस जाती है। ये भयानक मंजर देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, लेकिन फिर भी मोहिनी ने हिम्मत की और आगे बढ़कर जैस्मिन से कहा, जैस्मिन, जैस्मिन, तुम्हें क्या हुआ है? आखिर तुम इस तरह की हरकत क्यों कर रही हो? और यह चूड़ियां तुम्हारे हाथ में कहाँ से आई? मैं तुम्हारी जैस्मिन नहीं हूँ। अगर तुम मेरी जैस्मिन नहीं हो तो आखिर कौन हो तुम और मेरी जैस्मिन के अंदर क्या कर रही हो? बताती हूँ, सब बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मैं रिया नाम की एक गांव की लड़की गांव में चूड़ियां बेचने का काम करती थी, लेकिन उन चूड़ियों की दुनिया से हटकर मेरा एक सपना था। मेरा वो सपना एक्ट्रेस बनने का था। मैं एक हीरोइन बनना चाहती थी और जब मैंने एक पोस्टर में हीरोइन के ऑडिशंस देखे तो मैं बिना सोचे समझे यहाँ पर आ गई। मैं इतनी सुंदर थी कि शायद मेरी सुंदरता के आगे हर एक चीज फीकी पड़ रही थी। और जब मैं ऑडिशन दे रही थी तब डायरेक्टर की नज़र सिर्फ और सिर्फ मुझ पर थी, ना कि मेरी एक्टिंग पर। ऑडिशन के बाद वो डायरेक्टर मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है, तुम इतनी सुंदर हो कि तुमसे तो नजर ही नहीं हट रही। अगर तुम मेरी मूवी में काम करोगी तो मेरी मूवी सुपर डुपर हिट होगी। क्या तुम मेरी मूवी में काम करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा तो हीरोइन बनने का सपना है। हीरोइन तो तुम बन जाओगी, लेकिन हीरोइन बनने से पहले हर एक हीरोइन को सबसे पहले डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है। क्या मतलब? आओ मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। इतना कहकर डायरेक्टर रिया को हवेली में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है कि तभी रिया उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। उसको थप्पड़ खाता हुआ डायरेक्टर की पूरी टीम देख लेती है। ये इंसल्ट डायरेक्टर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और रात के समय वो अपने गुंडों से कहकर रिया को उठा लेता है और उसी हवेली में लेकर आता है, जिसके बाद वो अपने गुंडों के साथ मिलकर उसको मारकर हवेली के बाहर ही दफन कर देता है। इस तरह मेरी मौत हो गई। मैं एक मामूली चूड़ी वाली जिसका चूड़ी पहनने के साथ साथ हीरोइन बनने का भी सपना था, वो सपना एक पल में टूट गया। मैं उस दिन मर तो गई, लेकिन मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। जब तक मैं उस डायरेक्टर को नहीं मारूंगी तब तक मेरी आत्मा यहाँ से मुक्त नहीं होगी। आखिर वो डायरेक्टर है कौन? क्या नाम है उसका? उसका नाम वैभव है। जैस्मिन के अंदर जो भयानक चुड़ैल थी, उसके मुंह से वैभव का नाम सुनकर मोहिनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वैभव और कोई नहीं बल्कि मोहिनी का फियांसे था। लेकिन फिर भी जैस्मिन ने वैभव की ना सोचकर उस लड़की के बारे में सोचा जिसके साथ कुछ साल पहले इतना बुरा हुआ था, और वो जैस्मिन से बोलती है, उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम यहाँ से चली जाओगी और हमें हमारी शूटिंग पूरी करने दोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ से उसे मारने के बाद तभी जाऊंगी जब ये मूवी रिलीज होगी। उसकी बात से मोहिनी सहमत होती है और फोन करके वैभव को वहाँ बुलाती है, जिसके बाद वैभव वहाँ आता है और जैस्मिन को हवा में उड़ता हुआ देख वैभव के होश उड़ जाते हैं। वो अब यह समझ चुका था कि जैस्मिन के शरीर के अंदर जैस्मिन की आत्मा नहीं बल्कि रिया की आत्मा थी।
वो अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहा था कि तभी जैस्मीन एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और अपने हाथों से चूड़ियां निकालकर उस चूड़ियों से वैभव को एक भयानक मौत दे देती है। वैभव को मारने के बाद वो सभी से बोलती है, आज मेरी मौत का बदला पूरा हो गया, अब तुम मूवी बना लो। इस तरह मोहिनी अब अपनी हॉरर हाउस मूवी बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद उस मूवी में रिया नाम की चुड़ैल भी अपना साथ देती है और कुछ महीनों बाद वो मूवी रिलीज हो जाती है। ये देखकर रिया बहुत खुश होती है और मोहिनी से बोलती है, आज मैं सुकून भरी सांस ले सकूंगी, आज मैं यहाँ से मुक्त हो रही हूँ। लेकिन अगर इस दुनिया पर कभी भी दूसरी रिया बनेगी तो मैं एक बार फिर वापस आऊंगी और उसको मौत के घाट उतार दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है। वहीं मोहिनी अपनी टीम के साथ अब मुंबई वापस चली जाती है। पेपर करोगे या मरोगे। इवनिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम हॉल में बैठे सभी छात्र छात्राएं प्रश्न पेपर का इंतजार कर रहे थे। तभी एक खौफनाक चुड़ैल उड़ते हुए हाथों में प्रश्न पेपर लिए हुए एग्जाम हॉल में एंटर करती है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके साथ हॉल की बत्तियां जलने बुझने लगती हैं। सभी के बेंच जोर से हिलने डुलने लगते हैं। तभी बच्चे डर कर कहते हैं, अरे राजू, रानी, देखो ये तो कोई चुड़ैल है। हमारा एग्जाम तो आर के दुबे सर लेने वाले थे, ये चुड़ैल कैसे यहाँ आ गई? मैंने तो जो भी प्रश्न परीक्षा के लिए याद किया था, उस चुड़ैल को देखते ही मेरी खोपड़ी से गुल हो गए। बच्चों की ऐसी बातें करता देख चुड़ैल गुस्से में बौखलाहट भरकर कहती है, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगी। पेपर करोगे या मरोगे। चुड़ैल उड़ती हुई सभी स्टूडेंट के बेंच पर प्रश्न पेपर रख देती है और आगे खड़ी होकर कहती है, सभी को प्रश्न पेपर मिल चुका है। तुम सभी के पास मात्र 2.5 घंटे हैं। इस समय तक तुम्हारा पेपर हो जाना चाहिए। अगर पेपर नहीं करोगे तो मरोगे। फिर चुड़ैल एग्जाम हॉल के सभी ड्रॉ में चक्कर लगाने लगती है। तभी राजू कहता है, एक तो पहले ही परीक्षा की चिंता में पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, ऊपर से सड़ी गली चुड़ैल की पेपर करोगे या मरोगे की धमकी मेरी आंतें सुखा रही है। मेरा सर तो डर के मारे जोरों से चक्कर दे रहा है। सर जो तेरा चक्कर आए, क्या एग्जाम न लिखा जाए। अच्छा प्यारे पास हमारे ऊपर तुझे पहुंचाए। नहीं चुड़ैल जी, मुझे मत मारना। तभी चुड़ैल रानी के पास आकर कहती है, पेपर करोगे या मरोगे। तुम सब के सब साल भर पढ़ते नहीं हो और एग्जाम हॉल में प्रश्न पेपर देखकर तुम सभी के तोते उड़ जाते हैं। बच्चे चुड़ैल से डरकर पेपर लिखने लगते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 1 घंटा बीतने वाला है। जो जितना जल्दी पेपर करेगा उसे इनाम में चतुर चील का भेजा खाने को मिलेगा। राजू, प्रियंका, मेरी मदद करो, मुझे तो एक भी प्रश्न का उत्तर याद नहीं आ रहा। कौन पंछियों की तरह सुखलुका रहा है? जानते नहीं एग्जाम हॉल में बात करना मना है। हॉल में टंगी हुई घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके साथ सभी बच्चों की धड़कनें भी डर के मारे तेज तेज धड़क रही थीं कि राजू कहता है, चुड़ैल जी, सप्लीमेंट प्लीज। चुड़ैल खुश होकर गर्दन पीछे घुमाकर कहती है, सीखो इससे कुछ। इसने सारे पन्ने भर दिए, पर मुझे चुड़ैल मत बुलाओ, मेरा दिल दुखता है। टीचर कहकर पुकारो। राजू डर के मारे कम कपाती जुबान से कहता है, टीचर जी। ये हुई ना बात, शाबाश। इस क्लास का एल्बर्ट आइंस्टाइन तुम ही हो, बाकी सारे तो निकम्मे हैं। कुछ देर बाद परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है और चुड़ैल सबका पेपर ले लेती है और कहती है, रुको प्रियंका, तुम्हारे एग्जाम पेपर खाली क्यों है? पेपर करोगे या मरोगे? एग्जाम का समय बीत चुका, इसलिए अब तुमको मरना होगा। मुझे मत मारो, मैं वादा करती हूँ कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और अपना पेपर अच्छे से दूंगी। जो बीत गया है वो अब दोबारा लौट कर नहीं आएगा। चुड़ैल एक एक करके सभी की आंसर शीट चेक करती है।
जिसके भी प्रश्न उत्तर से मेल नहीं खाते वो उसे मौत के घाट उतार देती है। अंत में सिर्फ राजू बचता है और चुड़ैल उससे कहती है, शाबाश राजू, सिर्फ तुमने ही लल्लन टप पेपर किया है। जाओ, जाकर सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पेपर की तैयारी करने की चेतावनी देना। राजू भागता हुआ गांव आकर अपनी माँ के सीने से जा लगता है। तभी उसकी माँ रेखा कहती है, क्या हुआ बेटा, तेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? परीक्षा अच्छे से नहीं लिखी क्या? माँ, उसने सबको मार डाला। किसने मार डाला? किसको? किसकी बात कर रहा है तू? आज एग्जाम हॉल में एक चुड़ैल आई थी, उसने सारे बच्चों को मार डाला। क्या तूने उसकी शक्ल देखी थी? माँ, मैंने उस चुड़ैल की तस्वीर इस गांव के ही किसी घर में देखी है। ये सुनकर रेखा राजू को लेकर गांव में रहने वाले भीमा के घर की दीवार पर टंगी फोटो को दिखाते हुए कहती है, गौर से देख बेटा इस तस्वीर को। क्या वो चुड़ैल ऐसी दिख रही थी? हाँ माँ, वो चुड़ैल यही थी। वो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी, पेपर करोगे या मरोगे। ये सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भीमा कहता है, तुम सबने जो किया उसका हिसाब तो तुम्हें चुकता करना ही होगा। मैंने कहा था ना कि वो लौटेगी। फिर रेखा गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके कहती है, मंगलू, सुरेश, जिस बात का डर था वही हुआ, वो लौट आई है। आखिर कौन लौट आया है जिसने तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया है? मतिका लौट आई है और सभी के बच्चों को मौत के घाट उतार रही है। हम गांव वालों से बहुत भारी गलती हो गई है। आखिर तमाम गांव वाले कौन से अपराध का जिक्र कर रहे हैं, जानने के लिए कहानी में कुछ साल पीछे का रुख करते हैं। जमाना तेजी से अपनी सोच को बदल रहा था। वहीं मुकुंदपुर गांव सदियों से चली आ रही कुरीतियों और रूढ़िवादी सोच में जकड़ा हुआ था। गांव में रहने वाली मतिका अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं और आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। बिटिया, तुझे जितना पढ़ना है तू पढ़, मुझे कोई ऐतराज नहीं। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके मतिका कॉलेज जाने लगती है, जिसे देखकर मंगलू और सुरेश गांव के सरपंच से जाकर कहते हैं, सरपंच जी, भीमा की बेटी ने तो सारी हदें पार करके रख दी हैं। रोज रोज झोला चटा उठाकर पढ़ने चली जाती है कॉलेज। ये सुनकर सरपंच गुस्से से बौखलाकर उसके घर आकर कहता है, अरे ओ भीमा के बच्चे, कहां मर गया, बाहर निकल। हुजूर, आप यहाँ? सुना है तू अपनी छुकरिया को पढ़ा रहा है। पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी, करना तो उसे चूल्हा चौका ही है। शिक्षा पाने का अधिकार औरतों को भी है, जाने कब बदलेगा हमारा समाज। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए हैं, भाषण देने चली है। इस गांव के कुछ कायदे कानून हैं और औरतें पर्दों में ही शोभा देती हैं, मर्दों की बराबरी करते नहीं। खबरदार जो कल से अपनी कदम चौखट से बाहर निकाले तो। उसके बाद सरपंच वहां से चला जाता है और मतिका रात भर अगले दिन के पेपर की तैयारी करती है और सुबह होते ही पेपर देने चल पड़ती है। तभी सरपंच के 2 गुंडे उसे घेर कर कहते हैं, बड़ा शौक है ना पढ़ लिख कर आसमान छूने का। आज तू पेपर नहीं करेगी पर मरेगी जरूर। ऐसा मत करो, इस पेपर के लिए मैंने साल भर कड़ी मेहनत की है। गुंडे उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारकर स्कूल की जमीन में गाड़ देते हैं और वो चुड़ैल बनकर स्कूल में घूमती है और पेपर के दिनों में बच्चों को डराने लगती है। इससे पहले कि वो हमारे किसी और बच्चे को मार डाले, हमें उससे माफी मांगनी होगी। सभी गांव वाले अगले दिन पेपर के वक्त अपने बच्चों के साथ एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, जहां चुड़ैल कहती है, शुरू करो लिखना, पेपर करोगे या मरोगे। रुक जाओ मतिका, हमारे बच्चों को छोड़ दो। हमारे किए गुनाहों की सजा हमारे मासूम बच्चों को मत दो। वो पेपर उस दिन मेरे लिए बेहद जरूरी था। मैं टीचर बनना चाहती थी, पर तुम सबने मुझे मिली भगत के द्वारा मार दिया। हमारे नन्हे बच्चों पर रहम खाओ मतिका, तुम चाहो तो हमें मौत के घाट उतार दो, हम उफ भी नहीं करेंगे। तुम सबको अपने किए पर पछतावा हो गया, यही काफी है। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन किसी बच्चे ने पेपर में लापरवाही की तो मैं वापस आऊंगी। अतृप्त चुड़ैल को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और उसके पेपर करोगे या मरोगे शब्द के खौफ से गांव के सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं और अपना पेपर करते थे।